जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में ब्रिटिश महारानी से कारोबार की इजाज़त मिली, तब तक भारत में फ्रेंच, पुर्तगाली और डच कब्जा जमा चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज 1608 में सूरत पहुंचा। वहां पुर्तगालियों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से रास्ते से हटाया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य था मसालों, कपड़ों, रेशम, नील, चाय आदि का व्यापार। 1608 में कंपनी के पहले व्यापारी सूरत पहुंचे और बाद में वहां फैक्ट्री, गोदाम स्थापित की। धीरे धीरे कंपनी ने मद्रास 1639, बंबई 1668 और कलकत्ता 1690 जैसे बड़े व्यापारिक केंद्र बनाए। फिर मुगल शासक जहांगीर से रिश्तों को मजबूती दी। यूरोपीय वस्तुओं के बदले भारतीय शासकों का दिल जीता। धीरे धीरे कूटनीति के जरिए उनके राजनीतिक मामलों में दखल शुरू किया। ताकत भी बढ़ाते रहे। कंपनी ने मुगल से टैक्स में छूट प्राप्त कर ली थी। अब अफसर भी निजी कारोबार करने लगे थे और वे टैक्स नहीं चुकाते थे। इसका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया। कलकत्ता में ब्रिटिश संपत्ति पर कब्जा जमा लिया। अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तब कंपनी का एक और गढ़ था, मद्रास, आज का चेन्नई में। वहां से रॉबर्ट क्लाइव नौसेना लेकर आए और 1757 में सिराजुद्दौला से प्लासी का युद्ध लड़ा। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया और युद्ध में नवाब की मौत हो गई। और 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में हारने के बाद मराठा शक्ति भी कमजोर हो गई थी। फिर हुआ 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और मीर जाफर भाग गए। तब 1765 में मीर जाफर की मौत के बाद कंपनी ने रियासत अपने हाथ में ली। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया, यानी बहादुर अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के सामने दो बड़ी चुनौतियां तब भी थीं। दक्षिण में टीपू सुल्तान और विंध्य के दक्षिण में मराठा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 1773 बंगाल के पहले गवर्नर बने रॉबर्ट क्लाइव। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। 1773 को बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने। इस अधिनियम के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने वाला पहला कदम था। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया और उनकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसका उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करना और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना था। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया, जिससे कंपनी के व्यावसायिक मामलों को निदेशक मंडल के अधीन कर दिया गया, जबकि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नए निकाय, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में एक दोहरी शासन प्रणाली स्थापित हुई। उसके बाद 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनमें कॉर्नवालिस कोड का निर्माण और स्थायी बंदोबस्त का कार्यान्वयन शामिल किया। स्थायी बंदोबस्त 1793 बंगाल में लागू इस नई राजस्व व्यवस्था के तहत जमींदारों को भू राजस्व का एक निश्चित हिस्सा कंपनी को देना होता था, जिससे जमींदारों को स्थायी अधिकार मिल गए। इसके बाद 1798 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जो अपनी साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीतियों, विशेष रूप से सहायक संधि प्रणाली के कारण जाने जाते हैं। उनके कार्यकाल में ब्रिटिशों ने मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया और द्वितीय मराठा युद्ध लड़ा, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश वर्चस्व बढ़ा। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि प्रणाली लागू कर दी। सहायक संधि 1798 ये भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार करने के लिए शुरू की गई एक नीति थी। भारतीय शासकों को अपनी सेनाएं भंग करनी पड़ती थीं और ब्रिटिश सैनिकों को अपने खर्च पर रखना होता था। शासक ब्रिटिश अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध या संधि नहीं कर सकते थे। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और पेशवा शामिल थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपटना में अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 1807 लॉर्ड मिंटो। 1807 में लॉर्ड मिंटो बंगाल के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड मिंटो एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अहिंसक कूटनीति से ब्रिटिश हितों को मजबूत किया। उनके कार्यकाल की मुख्य उपलब्धियों में अमृतसर की संधि, सतलुज नदी को सीमा के रूप में स्थापित करना और फ्रांस के बढ़ते प्रभाव को रोकना शामिल था। अमृतसर की संधि 1809।
अमृतसर की संधि में महाराजा रणजीत सिंह के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर किए जिसने सतलुज नदी को ब्रिटिश भारत और पंजाब की सीमा बनाया। इसके बाद 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बने। रैयतवाड़ी प्रणाली 1820। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना 1820 में सर थॉमस मुनरो द्वारा की गई थी जब वे मद्रास के गवर्नर थे। यह एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसमें सरकार सीधे किसानों या डैश रैयतों डैश से राजस्व वसूल करती थी और किसानों को जमीन का मालिक माना जाता था जो उन्हें बेचने या गिरवी रखने का अधिकार देता था। ये प्रणाली मद्रास, बंबई, असम और कुर्ग जैसे क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसके बाद 1823 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट बने। पहला बर्मा युद्ध 1824। पहला बर्मा युद्ध 1824 असम के विलय से यह युद्ध शुरू हुआ जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य को अराकान और तेनासिरिम पर नियंत्रण मिला। युद्ध का अंत 1826 में यानदाबो की संधि के साथ हुआ। इसके बाद 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए। उनके प्रमुख कार्यों में सती प्रथा का उन्मूलन, कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध, ठगी का दमन और वित्तीय सुधार शामिल हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद उन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया जिससे इस कुप्रथा का उन्मूलन हुआ। ये एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी जिसमें एक विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर खुद को जला लेती थी। राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को इसके खिलाफ याचिकाएं दी थीं। 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती विनियमन कानून पारित किया जिसने ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्रों में सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित कर दिया। चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1833 या सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है, चार्टर एक्ट ने केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वाणिज्यिक निकाय से बदलकर पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के पद में बदल दिया जिससे वे पूरे ब्रिटिश भारत पर नागरिक और सैन्य अधिकार रखते थे। इसके तहत मद्रास और बंबई के राज्यपालों की विधायी शक्तियां छीन ली गईं। भारत के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई और लॉर्ड मैकाले को पहले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद 1836 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड बने, जिनके समय में 1838 में पहला अफगान युद्ध हुआ। इसके बाद 1844 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग बने। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 के लिए जाना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों की जीत हुई। उनके अन्य कार्यों में रविवार को साप्ताहिक छुट्टी घोषित करना और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। लॉर्ड हार्डिंग ने रविवार को साप्ताहिक छुट्टी घोषित की। उन्होंने सती प्रथा के प्रचलन पर प्रतिबंध लगाया। खोंडों द्वारा की जाने वाली नरबली पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में रेलवे लाइन का निर्माण करवाया। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल लाइन शुरू की गई और उन्होंने भविष्य में रेलवे के विकास के लिए एक योजना तैयार की। डाक सुधार 1854 में उन्होंने एक नया डाकघर अधिनियम पारित किया, जिससे पूरे भारत में डाक टिकटों के साथ एक समान और कम दर पर डाक सेवा शुरू हुई। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित किया। लॉर्ड डलहौजी ने कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि को समाप्त करने के प्रयासों का समर्थन किया। इसके बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय बने। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था, जिसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों द्वारा हुई थी। ये विद्रोह जल्द ही कानपुर, लखनऊ, झांसी और दिल्ली जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैल गया। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करना था। इसके विद्रोह की शुरुआत मेरठ के मंगल पांडे द्वारा की गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कई नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में किया। दिल्ली, बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान। कानपुर, नाना साहिब, जिनके सेनापति तात्या टोपे थे। लखनऊ, बेगम हजरत महल। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। बिहार, कुंवर सिंह। बरेली, खान बहादुर खान। इलाहाबाद, लियाकत अली, आखिरी मुगल राजा बहादुर शाह द्वितीय, जिनको 1857 के विद्रोह के कारण गिरफ्तार कर अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में भेजा गया, जहां उनकी 1862 में मृत्यु हो गई।
भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में की गई। इसके बाद 1864 में लॉर्ड जॉन लॉरेंस भारत के वायसराय बने। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में 1865 में भूटान युद्ध हुआ। इसके बाद 1876 में लॉर्ड लिटन वायसराय बने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 एक ब्रिटिश भारतीय कानून था जिसे लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना था ताकि वे सरकार की आलोचना न कर सकें। आर्म्स एक्ट 1878। आर्म्स एक्ट 1878 एक ब्रिटिश भारतीय कानून था जिसे लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। इसके तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना दंडनीय अपराध था, जबकि यूरोपीय और यूरेशियाई लोगों को इससे छूट दी गई थी। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को हथियार रखने से रोकना और ब्रिटिश शासन को सुरक्षित रखना था। इसके बाद 1880 में लॉर्ड रिपन वायसरॉय बने। 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा पर हंटर आयोग का गठन किया, जिसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधार की सिफारिश की। फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया, जिसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम पर रोक लगाई गई और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटों को सीमित किया गया। सिविल सेवा। सिविल सेवाओं के लिए प्रवेश की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसके बाद 1884 में लॉर्ड डफरिन वायसरॉय बने। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसका गठन ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवक एओ ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वोमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने और ह्यूम महासचिव बने। इसके बाद 1888 में लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय बने। 1891 कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1891 में किए गए मुख्य बदलावों में बच्चों की न्यूनतम काम करने की आयु बढ़ाकर 9 वर्ष करना, बच्चों के लिए काम के घंटे घटाकर 7 घंटे प्रतिदिन करना और महिलाओं के लिए काम के घंटे 11 घंटे प्रतिदिन तय करना शामिल था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसने भारत में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की और सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। डूरंड आयोग 1893। डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांकन करने के लिए की गई थी। इसके बाद 1899 में लॉर्ड कर्जन वायसराय बने। पुलिस आयोग की स्थापना 1902। पुलिस आयोग की स्थापना की गई, जिससे पुलिस विभाग में सुधार हुआ, वेतन वृद्धि और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। भारतीय विश्वविद्यालयों पर अधिक नियंत्रण की दृष्टि से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। बंगाल विभाजन 1905। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विशाल आकार और विविधता को प्रशासनिक दक्षता के लिए एक बाधा बताया। उनका असली उद्देश्य बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा कर राष्ट्रवाद के आंदोलन को कमजोर करना था। इसके बाद 1905 में लॉर्ड मिंटो वायसरॉय बने। स्वदेशी आंदोलन 1905। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन सफल रणनीति व दर्शन का था। स्वदेशी का अर्थ है - अपने देश का। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। 1905 में अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे। मुस्लिम लीग स्थापना 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। इसका गठन ब्रिटिश भारत में भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से किया गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक 2 दलों में बंट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909। मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसे 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं, एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली को मान्यता दी और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत की। इसके बाद 1910 में लॉर्ड हार्डिंग वायसरॉय बने। 1911 बंगाल विभाजन रद्द। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। भारत की राजधानी दिल्ली। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली घोषित कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध 1914।
प्रथम विश्व युद्ध इसी कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ और हार्डिंग ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए स्थानीय समर्थन हासिल किया। महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915। महात्मा गांधी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में वापसी की, जिसे लॉर्ड हार्डिंग ने सहानुभूतिपूर्वक देखा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना था। शुरुआत में ये विभिन्न स्थानीय हिंदू आंदोलनों को एक साथ लाने वाला एक संगठन था, जिसे 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के रूप में संगठित किया गया। इसके बाद 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय बने। लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया। चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज किसानों जबरन नील की खेती करवाते थे। इसके विरुद्ध एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधीजी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 एक ब्रिटिश कानून था, जिसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की शक्ति दी थी। रॉलेट एक्ट 1919 को काला कानून कहा जाता था। रॉलेट सत्याग्रह। गांधीजी ने इस एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें राष्ट्रव्यापी हड़ताल और उपवास शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन के दौरान 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश जनरल डायर की सेना ने शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग मारे गए। असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुए थे, जिसमें खिलाफत समिति ने 31 अगस्त 1920 को असहयोग की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में इस आंदोलन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी। इसके बाद 1921 में लॉर्ड रीडिंग वाइसरॉय बने। चौरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922। चौरा चोरी कांड गोरखपुर के चोरचोरी स्थान पर हुआ, जहां लोगों ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती 1925। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दी गई एक घटना थी। क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा, जिसमें उन्होंने 4600 रुपये की लूट की। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे। इसके बाद 1926 में लॉर्ड इरविन वाइसरॉय बने। 1927 में साइमन कमीशन आयोग बनाया गया। साइमन कमीशन भारत आगमन 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, जिससे पूरे भारत में विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का जोरदार विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस लाठीचार्ज के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। लाहौर में पूर्ण स्वराज 1929। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ने के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी के तटीय गांव तक 240 मील की पैदल यात्रा की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कर के दमनकारी कानून को तोड़ना था, जिसे गांधीजी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर पूरा किया और नमक कानून को तोड़ा। गांधी इरविन समझौता 1931। मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनैतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे ब्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसके बाद 1931 में लॉर्ड विलिंगडन वाइसरॉय बने। पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट 1932 गांधीजी और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता था, जिसने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को खत्म कर दिया। ये पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। इसके बाद 1936 में लॉर्ड लिनलिथगो वाइसरॉय बने। द्वितीय विश्व युद्ध 1939।
कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत देश घोषित करने के विरोध में इस्तीफा दे दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर प्रदेश के मकर उन्नाव में की थी, जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी से पराजित होने के बाद 29 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में हुआ था, जिसमें यह ऐतिहासिक लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों के गठन की मांग की गई थी। इसकी अध्यक्षता मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगस्त प्रस्ताव 1940। 1940 का अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को पर्याप्त राजनीतिक रियायतें देने का प्रस्ताव था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में किया गया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने संगठन का पुनर्गठन किया और इसका नेतृत्व संभाला, जिससे ये फिर से सक्रिय हो गया। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया असफल मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया एक जन आंदोलन था। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसके बाद 1944 में लॉर्ड वेवल वाइसरॉय बने। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के गतिरोध को दूर करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तावित एक योजना थी। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945। वेवेल योजना, ये योजना एक अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव करती थी, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते। शिमला सम्मेलन, वेवेल योजना को अंतिम रूप देने के लिए शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लॉर्ड वेवेल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था, जिसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता सौंपने और देश की एकता बनाए रखने के लिए एक योजना तैयार करना था। इसके बाद 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय बने। जून 3 प्लान 1947। जून 3, 1947 की योजना, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत के विभाजन का प्रस्ताव था। इस योजना के तहत ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें पंजाब और बंगाल का भी विभाजन शामिल था। इस योजना ने भारत की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को गति दी और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार की। रेडक्लिफ आयोग 1947। रेडक्लिफ आयोग 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाएं निर्धारित करने के लिए स्थापित एक आयोग था, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। इस आयोग को 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत बनाया गया। आयोग द्वारा खींची गई सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की आधिकारिक सीमा बनी। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ, जिसने भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में स्थापित किया। लाल किले पर ध्वजारोहण। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त की सुबह दिल्ली के लाल किले पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आज भी मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 15 अगस्त को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी वाइसरॉय बने। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत के राष्ट्रपति का पद आया। जय हिंद, जय भारत।